हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन पर और हम लोग एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी लिखना सीखे थे कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में। चलते हैं आगे, अब उसका यूज़ करके देखते हैं। कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में अगर कोलिजन वाला प्रॉब्लम आता है कोलिजन प्रॉब्लम अगर आता है कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में, तो हम लोग क्या करेंगे। फिक्स एक्सिस रोटेशन में जब हम लोग को कोलिजन वाला प्रॉब्लम दिखता था तो हम लोग दो इक्वेशन यूज करते थे, एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यहां देखते हैं क्या करना होगा। एक रॉड है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर इस तरीके से, और मास इसका m, लेंथ l। यहाँ पर एक m मास का पार्टिकल v0 स्पीड से आके इससे टकरा रहा है सेंटर से h डिस्टेंस पर। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू e है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल velocity of center of the rod and angular velocity of the rod just after the collision। कोलिजन के जस्ट बाद पार्टिकल का वेलोसिटी, रॉड के सेंटर का वेलोसिटी और रॉड का एंगुलर वेलोसिटी, मतलब हमको इस सिचुएशन को सॉल्व करना है, ये सारा चीज कैलकुलेट करना है। सॉल्व करते हैं। कोलिजन हुआ, उसके बाद अपने पास क्या क्या वेरिएबल जनरेट हो रहा है ये समझते हैं। सपोज कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी इधर ही है v2, रॉड के सेंटर का वेलोसिटी v1 और रॉड के पास इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी आ गया एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा। ये वेरिएबल्स हम लोग कंसिडर कर लिए, रॉड के सेंटर का वेलोसिटी, पार्टिकल का वेलोसिटी और रॉड का एंगुलर वेलोसिटी। हो सकता है पार्टिकल उधर जा रहा हो सकता है इधर जा रहा हो सकता है टकरा के रुक गया हो। तो जो भी सिचुएशन है, अगर हम लोग डायरेक्शन गलत माने होंगे तो नेगेटिव साइन के साथ में आ जाता है आंसर, उसका टेंशन नहीं है। अब यहां पर तीन वेरिएबल है v1, v2, ओमेगा। तो अब समझ लो, जब भी कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में कोलिजन होगा तो तीन इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। फिक्स एक्सिस वाले में होता तो दो इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि वहां दो वेरिएबल जनरेट होता। कौन कौन सा? पार्टिकल का वेलोसिटी और रॉड का एंगुलर वेलोसिटी। यहां पर तीन वेरिएबल है, पार्टिकल का वेलोसिटी, रॉड के सेंटर का वेलोसिटी और रॉड का एंगुलर वेलोसिटी। तो हम लोग यहां तीन इक्वेशन लिखेंगे। एक तो AMC लगेगा ही, COR लगेगा ही, इन दोनों के अलावा तीसरा इक्वेशन है LMC, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्योंकि ये सिस्टम हिंज नहीं है, तो अब इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, तो AMC, COR और LMC ये तीनों इक्वेशन लगेगा। तो लिखते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया m इंटू v0, रॉड का 0, बाद में m इंटू v2 प्लस कैपिटल M इंटू v1। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन।
वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू ई। तो कौन से पॉइंट का वेलोसिटी लेते हैं? जिस पॉइंट पर कोलिजन हो रहा है, पॉइंट ऑफ कोलिजन का वेलोसिटी देखा जाता है। तो उस पॉइंट का वेलोसिटी जहां टकरा रहा है, रॉड के इस पॉइंट का वेलोसिटी कोलिजन के पहले 0 है, और कोलिजन के बाद इस पॉइंट का वेलोसिटी ट्रांसलेशन की वजह से v1 आगे की तरफ और रोटेशन की वजह से ओमेगा एक्स भी आगे की तरफ। तो इसका जो इक्वेशन लिखा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया v1 प्लस ओमेगा एक्स माइनस v2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v0, दिस इज इक्वल टू e। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। सवाल यह है कि किसके अबाउट, इस सिस्टम पर एएमसी लिखेंगे तो किसके अबाउट लिखेंगे? जब बॉडी हिंज था तो हम लोग हिंज के अबाउट लिखा करते थे, क्योंकि हिंज से लगने वाले इंपल्स को जीरो किया जा सके, उसका कोई हिंज से कोई टॉर्क नहीं आ पाएगा अगर हिंज के अबाउट देखेंगे तो हिंज के अबाउट देखने से एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाता और हम लोग एएमसी लगा सकते थे। तो जब भी बॉडी हिंज्ड है ऑलवेज हिंज के अबाउट एएमसी लगाते हैं। लेकिन अगर बॉडी फ्री है तो अब इस सिस्टम पर कहीं कोई भी बाहर से टॉर्क लगने वाला नहीं है। तो अगर ये बॉडी फ्री है तो अब तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट एएमसी लगा सकते हो इस सिस्टम के लिए। लिख तो किसी भी पॉइंट के अबाउट सकते हैं, ठीक है, लेकिन कौन से पॉइंट के अबाउट लिखना चाहिए, है ना? हिंज होता तो हिंज के अबाउट, फ्री है तो अब किसी के अबाउट भी लिख सकते हो, लेकिन किसके अबाउट लिखना चाहिए? तो देखो, ये जो पॉइंट ऑफ कोलिजन, जो कोलिजन वाला लाइन है ना, इसी पर कोई पॉइंट ले लिए ए। इस लाइन पे कोई पॉइंट ले लो या सेंटर ऑफ मास वाले लाइन पर कोई पॉइंट ले लो। ऐसा करने से क्या होगा? इक्वेशन छोटा बनेगा। लिख तो हम किसी के अबाउट भी सकते हैं, बट ऐसा करने से इक्वेशन छोटा बनने वाला है। तो ये जो लाइन ऑफ कोलिजन है, इस कोलिजन वाले लाइन पर एक पॉइंट ले लिए। अब ये पॉइंट कहीं पर भी हो, कोई मैटर नहीं करेगा। इक्वेशन कैसे छोटा बनेगा देखो। कोलिजन के पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो v और r सेम ही डायरेक्शन में हो गया। v परपेंडिकुलर 0 है तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम 0। और किसी पॉइंट के अबाउट लिखते तो ये वाला टर्म 0 नहीं होता। रॉड तो शुरुआत में रेस्ट पर ही है तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम 0। कोलिजन के बाद इस पार्टिकल का वेलोसिटी इसी लाइन के अलोंग है, तो कोलिजन के बाद भी पॉइंट ए के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम 0 प्लस रॉड का एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो ये पॉइंट इस लाइन पे कहीं भी ले सकते हो, हम लोग यहां आ जाते हैं। तो कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में लिखना है तो पहले तो ये सेंटर ऑफ मास का लिखेंगे। सेंटर ऑफ मास एक पार्टिकल है, ये इसका वेलोसिटी वाला लाइन हो गया। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? x। सुविधा के लिए इस पॉइंट को यहां ले आओ, तो ये वेलोसिटी वाले लाइन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? x। तो m v1 इंटू एक्स, और ये इसके अबाउट देखोगे तो ये v1 वाला जो आएगा, सेंटर ऑफ मास वाला जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, ये क्लॉकवाइज आ रहा है। क्लॉकवाइज को अगर हम पॉजिटिव लिख देते हैं तो m v1 इंटू एक्स, ये क्लॉकवाइज, प्लस आई सी एम इंटू ओमेगा, तो ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा। ये बन गया अपना तीसरा इक्वेशन। छोटा सा इक्वेशन बना है एएमसी का। पॉइंट का सिलेक्शन बहुत मैटर कर रहा है। ऐसे कहीं भी रैंडमली कोई पॉइंट ले लेते, उसके अबाउट भी लिख सकते थे, इक्वेशन थोड़ा बड़ा बनता। बस ये रॉड का जो एंगुलर मोमेंटम लिखे ना, ये वाला टर्म देखना, फिर से समझना। ये v1 और ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा है। पॉइंट यहां था ए,
तो ये हुआ वेलोसिटी वाला लाइन। वेलोसिटी इस लाइन के अलॉन्ग है, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, तो v इंटू आर परपेंडिकुलर, तो mv1x, r क्रॉस v करेंगे क्लॉकवाइज, और ओमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज है ही, तो माइनस आई इंटू ओमेगा। जिस तरीके से हम लोग कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। तो बस ये तीन इक्वेशन, जब भी कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में कोलिजन होगा तो हम लोग ये तीन इक्वेशन ही लिखते हैं और कोई चौथा इक्वेशन नहीं बनता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर हमको कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में कभी इंपल्स लगते हुए दिखा दिया जाए, जैसे फिक्स एक्सिस रोटेशन में अगर कभी इंपल्स लगता है तो हम लोग वो वाला इक्वेशन यूज करते हैं, एंगुलर इंपल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन वाले सिस्टम में अगर इंपल्स दिख जाता है, ये एक रॉड है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है और सेंटर से x डिस्टेंस पर एक इंपल्स दे दिया गया, मास m, लेंथ l, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द रॉड एंड एंगुलर वेलोसिटी of the rod just after the impulse। इंपल्स देते ही ये कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन चालू कर देगा, तो इसके पास कितना, सेंटर के पास कितना वेलोसिटी आया और रॉड के पास कितना एंगुलर वेलोसिटी आया। वेलोसिटी आ गया v और एंगुलर वेलोसिटी हो गया ओमेगा। दो वेरिएबल आया। यही अगर फिक्स एक्सिस, हम कंपैरिजन समझा रहे हैं, समझो एकदम इमेज बन जाएगा कि क्या करना है। ये जो हम कंपैरिजन करते हुए चल रहे हैं हर बार, अगर ऐसे में इंपल्स देते तो खाली एक ही वेरिएबल जनरेट होता ओमेगा। अभी दो वेरिएबल आया, यहां पर हम लोग अगर ओमेगा निकालना होता तो इक्वेशन यूज करते इंपल्स, एंगुलर इंपल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। यहां दो वेरिएबल है v और ओमेगा, तो यहां दो इक्वेशन यूज होगा। कौन कौन सा? एंगुलर इंपल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर इंपल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो जब भी फ्री स्टेट में इंपल्स दिया जा रहा है, मतलब कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में इंपल्स दिया जा रहा है, तो ये दो इक्वेशन यूज होगा, impulse equal to change in momentum and angular impulse equal to change in angular momentum। ठीक है, तो impulse equal to change in momentum, impulse लगा J और मोमेंटम लिखेंगे किसी बॉडी का, तो लीनियर मोमेंटम लिखने के लिए सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लिखते हैं, तो फाइनल मोमेंटम mv, इनिशियल 0, तो v तो सीधा आ गया J/m। दूसरा, एंगुलर इंपल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। किसके अबाउट लिखें? किसी के अबाउट भी लिख सकते हैं एंगुलर इंपल्स वाला चीज। ये सेंटर से पास होने वाला लाइन के अबाउट लिख रहे हैं। इससे क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम में ये v वाला टर्म गायब हो जाएगा। तो इसके अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट एंगुलर इंपल्स कितना हुआ, j इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, j इंटू x
एंटी क्लॉकवाइज है, इक्वल टू चेंज इन डेल्टा पी नहीं डेल्टा एल, एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल। पॉइंट ए के अबाउट इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो एक तो पहले ये पार्टिकल जो है सेंटर ऑफ मास, इसका एंगुलर मोमेंटम, तो वेलोसिटी इधर है, आर भी ऐसे है, तो इसके वेलोसिटी वाले लाइन में ही पॉइंट लिया गया है, तो सेंटर ऑफ मास का तो एंगुलर मोमेंटम 0, तो एम आर क्रॉस वी सी एम वाला टर्म 0, आई इंटू ओमेगा एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा, ये हो गया फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियली तो रेस्ट पे था 0, तो बस आ गया ओमेगा का वैल्यू 12 जे एक्स अपॉन एम एल स्क्वायर। किसी और पॉइंट के अबाउट भी लिख सकते थे, कोई और पॉइंट लेते तो v वाला टर्म भी उसमें एंगुलर मोमेंटम में आता तब भी कोई दिक्कत नहीं था, v का वैल्यू मालूम था तो हम लोग वहां से रिप्लेस कर सकते थे। तो इस तरीके से अगर कोलिजन वाला प्रॉब्लम आया तो AMC, LMC एंड COR, कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में इंपल्स लगते हुए दिखाया तो दो इक्वेशन, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम एंड एंगुलर इंपल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। बस तुमको एक चीज का प्रैक्टिस करना है कि तुमको एंगुलर मोमेंटम प्रॉपरली लिखना आना चाहिए, नहीं तो उसमें अगर गलती हो गया तो फिर कंसेप्ट सही होने के बावजूद भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा अपना। बात क्लियर है? चलते हैं आगे। कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो है रोलिंग, तो हेडिंग डाल लेंगे रोलिंग। ये कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन का ही पार्ट है। क्या है रोलिंग? देखो, डे टू डे लाइफ में रोलिंग हम लोग कई बार देखते हैं। जब भी कोई गाड़ी चल रहा है ना, तो उसका जो व्हील है, साइकिल हो, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, तो जब भी कोई व्हीकल चल रहा है तो उसका जो व्हील है वो जो मोशन कर रहा है वो मोशन ही रोलिंग कहलाता है। टेक्निकली समझते हैं। ये एक रिंग, डिस्क, जो मानना है मान लें, ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, एक टायर है जो कि ऐसे आगे बढ़ रहा है और रोटेट भी कर रहा है, कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन कर रहा है। इसका सेंटर का वेलोसिटी v और इसके पास एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। तो अब इसके किसी भी पॉइंट का अगर हमको वेलोसिटी लिखना है तो हम लोग कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन यूज करके लिख सकते हैं। हम इसके लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी लिख रहे हैं, तो इसके लोएस्ट पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा, v ऐसे है और एंगुलर वेलोसिटी इस तरीके से, तो लोएस्ट पॉइंट का जो वेलोसिटी है ट्रांसलेशन की वजह से v आगे की तरफ और रोटेशन की वजह से सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा आर पीछे की तरफ। इस पॉइंट को a बोल देते हैं। तो पॉइंट a का जो नेट वेलोसिटी है वो हो गया v माइनस ओमेगा आर या ओमेगा आर माइनस v। तो ये पॉइंट a का नेट वेलोसिटी हो गया v माइनस ओमेगा आर। अगर ये ग्राउंड पे चल रहा है, हम चाहते हैं कि यहां पर स्लिपिंग नहीं हो। अगर ग्राउंड के साथ इसका स्लिपिंग नहीं होना है तो जो ग्राउंड का वेलोसिटी है वही इस पॉइंट का वेलोसिटी होना चाहिए। ग्राउंड तो रेस्ट पर है, तो अगर स्लिपिंग नहीं होना है तो पॉइंट ए का वेलोसिटी क्या हो जाए? 0। फॉर नो स्लिपिंग VA इक्वल टू 0। इसका मतलब v माइनस ओमेगा आर इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। अगर ये स्लिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब कॉन्टैक्ट पॉइंट्स का वेलोसिटी सेम हो गया,
जो ग्राउंड का वेलोसिटी है वही पॉइंट ए का वेलोसिटी है, तो ग्राउंड का वेलोसिटी तो जीरो है, तो पॉइंट ए का वेलोसिटी भी जीरो, तो लोएस्ट पॉइंट जो है वो उस मोमेंट पर रेस्ट पर है, इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर है। तो अब ये जो कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन कर रहा है, इस कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन को अब हम लोग बोलेंगे कि ये रोलिंग कर रहा है। ठीक है, इस टायर का मोशन जो है अब रोलिंग है। तो रोलिंग का मतलब क्या है? देयर इज नो स्लिपिंग एट कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। जब भी हम बोलते हैं रोलिंग, अच्छा रोलिंग का बात हमेशा ऐसे सर्कुलर ऑब्जेक्ट के लिए होगा, रिंग, डिस्क, स्फीयर, सिलेंडर। स्फीयर में दो टाइप का, हॉलो सॉलिड, सिलेंडर में दो टाइप का, हॉलो सॉलिड। सर्कुलर ऑब्जेक्ट के लिए बात हो रहा होगा। तो जब भी हम बोल रहे हैं रोलिंग, तो इसके कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन कर रहा है, खाली उतना सफिशिएंट नहीं है। उसमें क्या होना चाहिए? कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में कॉन्टैक्ट पॉइंट पर स्लिपिंग नहीं होना चाहिए। फॉर रोलिंग देयर शुड बी no slipping at contact points. There should be no slipping at contact points. और स्लिपिंग नहीं हो इसके लिए क्या होना चाहिए? फॉर नो स्लिपिंग दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला, रोलिंग होने के लिए कॉन्टैक्ट पॉइंट पे स्लिपिंग ना हो, और स्लिपिंग अगर नहीं होना है तो फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स मस्ट बी सेम, एंड सेकेंड एक्सेलरेशन ऑफ contact points must be same parallel to the surface. तो जब भी कोई पूछे कि रोलिंग का मतलब क्या है, रोलिंग मतलब नो स्लिपिंग एट कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। कॉन्टैक्ट पॉइंट पे स्लिपिंग नहीं होना चाहिए, और अगर कॉन्टैक्ट पॉइंट पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो कॉन्टैक्ट पॉइंट पे स्लिपिंग तब नहीं होगा जब कॉन्टैक्ट पॉइंट्स का वेलोसिटी सेम हो और कॉन्टैक्ट पॉइंट्स का एक्सेलरेशन सरफेस के अलोंग सेम हो। अगर ऐसा हो गया तो फिर स्लिपिंग नहीं हो रहा होगा। तो जैसे इससे कंडीशन आ गया v इक्वल टू ओमेगा आर। ऐसा कब है? जब सरफेस रुका हुआ है। क्या रोलिंग कर रहा होगा तो हर बार v इक्वल टू ओमेगा आर आ जाएगा? देखो ये बात जरूरी नहीं है समझना। एक रिंग है, वो एक प्लैंक के ऊपर मूव कर रहा है। प्लैंक का वेलोसिटी v1, इसके सेंटर का वेलोसिटी v2, और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और इसका रेडियस r है। रिंग इज रोलिंग, ये बात गिवन है कि रिंग रोलिंग कर रहा है। फाइंड रिलेशन बिटवीन, अभी जो हम लोग पॉइंट्स लिखे हैं इसका मतलब अब समझ में आएगा। फाइंड रिलेशन बिटवीन v1, v2 एंड ओमेगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर रोलिंग कर रहा है इसका मतलब नो स्लिपिंग एट कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। अगर कॉन्टैक्ट पॉइंट पे स्लिपिंग नहीं होना है तो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स का वेलोसिटी देख लेते हैं। रिंग का जो बॉटम का वेलोसिटी है, ये ट्रांसलेशन की वजह से v2 आगे की तरफ और रोटेशन की वजह से ओमेगा आर पीछे की तरफ,
तो नेट इस पॉइंट का वेलोसिटी हो गया v2 माइनस ओमेगा आर। और प्लैंक जो है, प्लैंक के जिस पॉइंट से ये कांटेक्ट में है, प्लैंक तो v1 से आगे जा रहा है, प्लैंक v1 से आगे जा रहा है, तो प्लैंक के हर पॉइंट का वेलोसिटी v1 आगे की तरफ है, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी हो गया v1 आगे की तरफ। फॉर नो स्लिपिंग वेलोसिटी ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स मस्ट बी सेम। तो अगर कॉन्टैक्ट पॉइंट्स का वेलोसिटी सेम होगा तो v1 इज इक्वल्स टू v2 माइनस ओमेगा आर। ये आ गया रिलेशन। तो जब भी हमको रोलिंग का कंडीशन सेटिस्फाई कराना है, इसका मतलब कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स का वेलोसिटी सेम कर दो, और अगर एक्सेलरेशन है तो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स का एक्सेलरेशन सरफेस के पैरेलल में सेम कर देंगे। अब नॉर्मली क्या होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमको स्टेशनरी सरफेस पर ही रोलिंग करता हुआ मिलेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। मतलब यहाँ तो ये मूविंग सरफेस था, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर रोलिंग कर रहा होगा। और अगर ग्राउंड पर रोलिंग कर रहा होगा मतलब सरफेस, बॉटम वाला सरफेस स्टेशनरी है, तो अब हमको जो सिचुएशन दिखने वाला है वो ये वाला है कि भाई ये v से आगे जा रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और ग्राउंड पर तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का जो वेलोसिटी है इस पॉइंट का वो हो जाएगा v माइनस ओमेगा आर, और ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर। तो अगर रोलिंग कर रहा है तो ये रिलेशन हो जाएगा v और ओमेगा के बीच में। हो सकता है कि इसका एक्सेलरेशन भी दिया हुआ हो, मतलब ऐसा सिचुएशन हो, ये v से आगे जा रहा है, a से एक्सेलरेट कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन इसके पास अल्फा है। तो जो दो पॉइंट हम लोग लिखे थे कि एक तो वेलोसिटी सेम होना चाहिए और सरफेस के पैरेलल एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, वो समझते हैं। मान लो ये रोलिंग कर रहा है, अब हम लोग को जो ग्राउंड मिलेगा वो मतलब जो सरफेस है वो ग्राउंड होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, जो कि रेस्ट पर है। तो सबसे पहले वेलोसिटी वाला बात करें तो वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट का ट्रांसलेशन की वजह से v और रोटेशन की वजह से ओमेगा आर। ये रहा पॉइंट ए। तो पॉइंट ए का अगर हम वेलोसिटी देखें